हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि टेलर के थ्रू दी गई है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टेलर के द्वारा बहुत सारे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दी गई है, जैसे कि फंक्शनल फोरमैनशिप, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग्यू स्टडी, मोशन स्टडी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनको हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो आपका टेक्निक होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है? According to this technique, the work of supervision should be divided into small parts and we should appoint a specialized foreman for each function। तो ये टेक्निक कहती है दोस्तों कि हमारे फैक्ट्री में हमको जो है क्या कहते हैं, अपनी फैक्ट्री के जो फंक्शंस हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और हर पार्ट के लिए हमको एक स्पेशलिस्ट फोरमैन को अपॉइंट करना चाहिए। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि टेलर ने क्या करा, अपने फैक्ट्री मैनेजर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो था प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा है प्रोडक्शन का इंचार्ज। और प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज दोनों के अंडर में उन्होंने 4 फोरमैन्स को अपॉइंट कर दिया। तो प्लानिंग इंचार्ज है, प्लानिंग इंचार्ज के अंडर देखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। इसी तरह से प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो ये 8 फोरमैन टोटल काम करते हैं आपके एक फैक्ट्री में, जो कि इस चीज़ को क्लियर करते हैं, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि काम पूरे के पूरे बढ़िया तरीके से हो सके। तो चलिए हम 1 बाय 1 बात करते हैं कि कौन सा जो फोरमैन है वो क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो हम प्लानिंग इंचार्ज के अंडर जो 4 फोरमैन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या है? रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूट का मतलब होता है कोई मार्ग। तो रूट क्लर्क ये डिसाइड करता है कि काम का सीक्वेंस क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा। टू स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन की जाएगी, उत्पादन जो किया जाने वाला है वो किस तरह से किया जाने, मतलब काम का सीक्वेंस क्या होने वाला है। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, ये फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करता है कि भाई आपको काम करते करते कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तीसरा होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये डिसाइड करता है कि अलग अलग कामों को करने के लिए कितना टाइम लगेगा और साथ साथ कितना कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है। इसके बाद चौथा होता है आपका डिसिप्लिनेरियन। नाम से ही आपको पता चल रहा है डिसिप्लिन। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि फैक्ट्री में डिसिप्लिन जो है वो बना रहे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर जो 4 क्लर्क आते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं टीम लीडर। ठीक है। तो जो हमारी फैक्ट्री होती है उसमें काम करने वाले लोगों को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और हर ग्रुप को हम कह सकते हैं गैंग, और उस ग्रुप का एक लीडर होता है जिसे हम कहते हैं गैंग बॉस। तो गैंग बॉस का काम क्या होता है? He is responsible for keeping the tool and machinery ready for the work। इसका काम ये होता है कि अपनी टीम के लिए जो मशीनें हैं, जो टूल्स हैं, उनको रेडी रखें ताकि टीम को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है? ये देखना कि भाई सारे जो काम हैं वो प्रॉपर स्पीड में हो, मतलब किसी भी तरह की देरी ना होने पाए। ठीक है। इसके बाद रिपेयर बॉस। अच्छा, रिपेयर बॉस क्या करता है? कारखाने में काम करते समय मशीनों में जो टूट फूट होती है, जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं, उन सबको करेक्ट करने का काम कौन करता है? रिपेयर बॉस। और आखिरी में आता है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है जो है आपके जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट जो आपने बनाया उसकी क्वालिटी को चेक करना। तो ये आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 फोरमैन होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और इस पूरे को मिला के हम कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक। इसको आप अच्छे से पकड़ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से पेपर में ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप छोड़िएगा मत। ठीक है। तो ये तो थी आपकी पहली टेक्निक, थोड़ी सी लेंथी थी।
अब आप अपनी स्क्रीन पे चलिए दूसरे टेक्निक को देखने के लिए, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में पढ़ देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ईच बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ आउटपुट। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंडर हम दोस्तों क्या करते हैं, हमारे फैक्ट्री में किए जाने वाले जो भी काम होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, मानक तय कर देते हैं। उदाहरण के लिए कौन सा काम कितने देर में ख़त्म हो जाएगा, अगर हमें 1 घंटे काम करना है तो 1 घंटे में कितनी यूनिट बननी चाहिए, किसी काम को करने के लिए कितनी बिजली खर्च होनी चाहिए, कितना पानी खर्च होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए कितने लेबर लगने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर देना ताकि हमको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। इसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इट मीन्स टू एलिमिनेट द अननेसेसरी वैराइटीज ऑफ वर्क, साइज, ग्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास अननेसेसरी वैरायटी हो जाए, तो हम क्या करते हैं अपनी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट के कुछ लिमिटेड जो है टाइप ही रखते हैं ताकि हम अननेसेसरी मेहनत से बच सके। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जो पिज़्ज़ा बनाने वाले शॉप्स होते हैं उनके पास आपको 3 तरह के पिज़्ज़ा मिलेंगे, एक स्मॉल मिलेगा, एक मीडियम मिलेगा, एक लार्ज मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जो शूज़ बनाने वाले होते हैं वो आपको कुछ स्टैंडर्ड साइज़ के ही शूज़ देते हैं, या फिर कोई बाइक बनाने वाली कंपनी होगी वो आपको कुछ 4 से 5 कलर में ही बाइक्स देगी। ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है कि भाई उनको बहुत सारे तरह के वैरायटी नहीं रखने पड़ते, इससे उनको फ़ायदा होता है, उनका काम जो ज़्यादा तेज़ी से हो पाता है और सिंपल रहता है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि बिना बात के आप वैरायटी मत रखिए, बिना बात के वैरायटी रखने से आपको ज़्यादा खर्चा भी होगा और आपको सिंप्लीफिकेशन के जो फ़ायदे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये आपकी सेकंड टेक्निक है, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, खास तौर पे सिंप्लीफिकेशन को। अब आते हैं हम टेक्निक नंबर 3, मतलब सी, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं मेथड स्टडी। मेथड का मतलब विधि का अध्ययन करना। अब कोई काम अगर हम करते हैं दोस्तों, तो उस काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो मेथड स्टडी का मतलब बहुत सारे जो अलग अलग मेथड्स हैं उनको स्टडी करके जो बेस्ट मेथड है जिससे हमको मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, उसको चूज़ करना होता है। इट मीन्स टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्क। देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग अ वर्क एंड वी शुड फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि बच्चे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए आपको कोई चीज़ याद करनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग सुबह उठ के याद करते हैं, कुछ रात को लेट नाइट स्टडी करके पढ़ते हैं, कुछ लिख कर याद करते हैं, कुछ किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं। तो हमको किसी चीज़ को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब पढ़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमको अपने हिसाब से जो तरीका बेस्ट लगता है, जो मेथड बेस्ट लगता है, हम उस मेथड को चूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से कंपनी में किसी सामान को बनाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो मेथड स्टडी में हम यही देखते हैं कि कौन सा मेथड सबसे बढ़िया होगा और उसी मेथड को हम चूज़ कर लेते हैं। इसको कहा जाता है मेथड स्टडी। आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डी की, जो अगला टेक्निक है, मतलब नंबर 4, ये है मोशन स्टडी, ठीक है। मोशन का मतलब होता है गतियाँ। अब आप किसी काम को करते हैं तो किसी काम को करते समय आपको बहुत सारी हरकतें करनी पड़ती है, बहुत सारे मूवमेंट्स करने पड़ते हैं। तो मोशन स्टडी दोस्तों क्या करता है, मोशन स्टडी ये देखता है कि किसी काम को करते समय आपको कौन कौन से मूवमेंट्स करने पड़ते हैं और उन मूवमेंट्स में कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनको एलिमिनेट करा जा सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि जब कोई टेक्नीशियन, जो मान लीजिए बिजली की तारें ठीक करने वाला होता है, जब वो खंबे पर चढ़ता है तो उसको एक खास तरह की जैकेट पहनाई जाती है जिसमें वो बहुत सारे टूल्स रख सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उसको बार बार एक एक टूल लेने के लिए नीचे ना आना पड़े। इसी तरह से आप देखते हैं कोई जो मोटर मैकेनिक होते हैं जो कार ठीक करते हैं, उनको कार के नीचे जाने के लिए खास तरह की स्लाइडिंग जो है, एक स्लाइडिंग टूल बनाया जाता है जिससे वो आसानी से कार के नीचे जा सके और वापस आ सके। इसी तरह से एक नाई जो है, एक बार्बर जब आपके बाल काटता है तो उसको एक खास तरह की चेयर दी जाती है। तो ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं ताकि आपके अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करा जा सके और टाइम बचाया जा सके, जिससे काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो ये होता है आपका
मोशन स्टडी, जो थी आपकी चौथी टेक्निक। अब हम आते हैं नंबर 5 पे। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, टाइम स्टडी। तो थोड़ा सा चलिए पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। इट इज़ द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डूइंग अ वर्क। अंडर दिस द जॉब इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इज डिटरमाइंड। मतलब टाइम स्टडी का संबंध ये पता लगाने से है दोस्तों कि किसी काम को करने के लिए आपको कितना टाइम जो है चाहिए रहेगा। मतलब अगर मैं आपसे कोई काम करवाता हूँ तो मेरे को आपको काम करवाने के लिए कितना टाइम देना चाहिए। तो टाइम स्टडी के अंडर हम क्या करते हैं, किसी काम को बार बार करते हैं, उसी काम को एक एक्सपर्ट से कराते हैं, उसी काम को एक इन एक्सपर्ट से कराते हैं जिसको उस काम की नॉलेज ना हो, उसी काम को एक मीडियम लेवल के वर्कर से करवाते हैं। तो एक ही काम को हम अलग अलग जो है एक्सपीरियंस और अलग अलग क्षमता वाले लोगों से कराते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि उस काम को करने के लिए कितना एवरेज टाइम लगने वाला है और हम उस काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर सकें। तो टाइम स्टडी सिर्फ इस चीज़ के लिए बनाई गई है कि किसी काम को करने के लिए ये डिसाइड कर सके हम कि कितना टाइम लगने वाला है। तो बेसिकली ये कहा जाता है आपका टाइम स्टडी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं आप साथ साथ नोट भी करते जाइए, सिर्फ सुनने से आपको जो है काम नहीं बनने वाला। अगर आप साथ साथ लिखते भी हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टेक्निक जो है आपका फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब दोस्तों होता है थकान। अब जब आप कोई काम करते हैं तो काम को करते समय आपको बार बार जो है थकान होती है, बीच बीच में आपको ब्रेक लेना पड़ता है। तो फैटिग स्टडी जो है दोस्तों वो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखती है कि किसी काम को करते समय एक व्यक्ति कितनी देर बाद थक जाता है, उसको कितने टाइम के बाद रिलैक्स जो है मतलब रिसेस देने की ज़रूरत है, और उसको कितने ड्यूरेशन का रेस्ट पीरियड देने की ज़रूरत है, ताकि वो वापस से चार्ज होके अच्छे से काम को करने लगे। क्योंकि अगर हम किसी आदमी से लगातार काम कराते जाते हैं तो इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद उसकी परफॉर्मेंस का लेवल घटने लगेगा। तो हमारे लिए अच्छा है कि हम एक बार डिटरमाइन करें, एक बार पता लगाएं कि भाई कितना काम करने के बाद वो थक जाता है, और उसके बाद उसको एक प्रॉपर रेस्ट पीरियड देके दोबारा से काम पे लगाएं, ताकि वो पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से काम कर सके। तो फैटिग स्टडी का मकसद ये पता लगाना है दोस्तों कि कितना टाइम काम करने के बाद आप थक जाओगे, आपको कितना टाइम काम करने के बाद हमको जो है रेस्ट देना है, और उस रेस्ट का पीरियड कितना होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट जी पे। तो मैंने इसको रिटर्न में नहीं लिखा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। तो आपकी जो जी टेक्निक है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये टेक्निक दोस्तों आपको बताती है कि आपके फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको जब हम पैसे देते हैं, मतलब काम करने के लिए जब उनको भुगतान करते हैं, तो हम उनको उनके द्वारा बनाए गए पीसेस के बेसिस पे पेमेंट करें। एग्जांपल के लिए जो अच्छे वर्कर्स हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं, उनको ज़्यादा पेमेंट की जाए, और जो वर्कर्स इनएफिशिएंट हैं, जो कम काम करते हैं, उनको थोड़ी सी पेमेंट कम की जाए। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल मिलेगा। अगर मान लीजिए एक वर्कर जो है 100 से कम पीस बनाता है तो उसको 9 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। अगर कोई वर्कर 100 पीसेस बनाता है तो उसको 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, और अगर कोई वर्कर 100 से ज़्यादा पीसेस बनाता है तो उसको 11 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। तो इस केस में हर वर्कर कोशिश करेगा कि वो कम से कम 101 पीस बनाए, 100 से ज़्यादा पीस बनाए, क्योंकि अगर वो 100 से कम पीस बनाता है तो उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि 99 पीसेस बनाने वाले वर्कर और 101 पीसेस बनाने वाले वर्कर्स के बीच में क्वांटिटी का डिफरेंस तो सिर्फ 2 ही है, लेकिन उनको मिलने वाले वेजेस के बीच में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको वर्कर्स को एक डिफरेंशियल पीस वेजेस के हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए, ताकि वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करे। तो ये सारी टेक्निक्स मेरे को आपको आज बतानी थी आज के वीडियो में। एक टेक्निक और है मेंटल रेवोल्यूशन, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो बेसिकली ये सारी टेक्निक्स मेरे को डिस्कस करनी थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, मेरी तरफ से ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।